आज हम लोग कक्षा 12 के भूगोल का प्रथम बुक विश्व के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है, विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर किस प्रकार से है। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, या इसमें पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है, और पढ़ेंगे कि जानेंगे कि एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह लोग जब जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात जनसंख्या घनत्व बराबर किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय पर रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या और बटा उस क्षेत्र में रहने वाले उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इस तरह से जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जबकि उसके बाद हम लोग देखते हैं सघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सघन आबाद क्षेत्र, विश्व के सघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में 200 से अधिक लोग रहते हैं किसी प्रति वर्ग किलोमीटर, विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में। एक वर्ग किलोमीटर में यदि 200 से अधिक लोग रहते हैं तो वैसे क्षेत्र को सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र वह यूरोप का उत्तर पश्चिम भाग, अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, या हम देख सकते हैं अनेक एशिया के क्षेत्र में, जैसे भारत में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, वैसे सघन क्षेत्र यहाँ उपस्थित हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि में, एक विशेष समय के दौरान, एक विशेष समय अवधि में जो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, चाहे वह जनसंख्या में ह्रास हो या जनसंख्या में बढ़ोतरी हो, धनात्मक वृद्धि हो चाहे ऋणात्मक वृद्धि हो, उसको हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कभी जनसंख्या किसी विशेष क्षेत्र में किसी वर्ष में घट भी सकती है और किसी वर्ष में बढ़ सकती है। तो एक विशेष समय में और विशेष क्षेत्र में, यानी कि विशेष समय अवधि के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक वह है जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म का मतलब किसी विशेष क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की कुल संख्या, किसी विशेष क्षेत्र में मृत्यु, मरने वाले लोगों की संख्या, और प्रवास मीन्स होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले या आने वाले लोगों की संख्या। इसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जो जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब देखते हैं हम लोग जनसंख्या विश्व में किस महादेश में किस देश की सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो देश है वह है साइबेरिया, जो अफ्रीका महादेश में पाया जाने वाला एक देश है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश वह लातविया है। और किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो वह है अफ्रीका की। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है अफ्रीका की, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वह एशिया महादेश की है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, तो वह महादेश है हमारा एशिया। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महादेश वह है अफ्रीका। देश के रूप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश वह साइबेरिया है, जबकि जनसंख्या कम वृद्धि वाला जो देश है वह है लातविया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रवास। ये प्रवास क्या है। तो प्रवास जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। यानी कि अपने उद्गम स्थल को छोड़ करके नए स्थान पर जब जाते हैं तो उसे हम लोग प्रवास कहते हैं। उद्गम स्थल मतलब जहाँ लोग रहते हैं, गंतव्य स्थान मतलब जहाँ लोग चले जाते हैं। तो प्रवास अस्थाई, अस्थाई या मौसमी भी हो सकता है।
अस्थाई का मतलब हमेशा के लिए अपने उद्गम स्थल को, अपने पुराने स्थान को छोड़ करके नए स्थान पर जाना। जबकि अस्थायी रूप में हो गया रोजगार के लिए या किसी अन्य कारणवश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना कुछ समय के लिए। और मौसमी का मतलब हो गया मौसम विशेष पर, जैसे बहुत सारे लोग जो है हम लोगों के यहाँ, जैसे बिहार प्रदेश में कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण कृषि कार्य जब खत्म होते हैं तो बहुत सारे श्रमिक लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उस स्थिति में वह मुंबई या कलकत्ता या पंजाब या अन्य दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं काम धंधा करने के लिए शहरों की ओर। तो प्रवास जो है गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से नगर की ओर या नगर से गांव की ओर भी होता है। तो प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना। आगे देखते हैं हम लोग कि प्रवास किन किन कारणों से होता है। तो प्रवास के कारण क्या हो सकते हैं? तो प्रवास के दो कारण होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब कि अपने किसी विशेष क्षेत्र को, जो उद्गम स्थल है, उसको विवशता के कारण छोड़ करके जाना, मजबूरी में छोड़ करके जाना। जैसे बेरोजगारी, अगर वहाँ रोजगार नहीं है तो वैसे स्थान को लोग छोड़कर चले जाते हैं। रहन सहन की निम्न दशा, यानी कि रहने की सुख सुविधाओं की कमी का होना, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो। उसके अलावा राजनीतिक उपद्रव, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी उस क्षेत्र का विकास नहीं होता और वैसे स्थिति में लोग छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा है प्रतिकूल जलवायु, जलवायु अनुकूल नहीं होने के कारण लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। महामारी के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, अशांति या लड़ाई झगड़ा के कारण भी। जबकि अपकर्ष कारण मतलब कि किसी नए स्थान पर चले जाना पुराने स्थान को छोड़ करके नया स्थान आकर्षित क्यों करता है? तो काम के बेहतर अवसर के कारण, यानी कि रोजगार की उपलब्धता के कारण। रहन सहन की अच्छी दशा, जैसे शहरी क्षेत्र में रहन सहन की दशा उच्च होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, वहाँ शांति होती है, सुरक्षा की भावना होती है, सुरक्षित सरकार वहाँ सुरक्षा मुहैया अधिक करवाती है। और अनुकूल जलवायु के कारण भी लोग जो है वह अपने पुराने स्थल को, यानी कि उद्गम स्थल को छोड़ करके नए स्थान पर चले जाते हैं। तो इस तरह से अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में हम लोग अंतर देख सकते हैं। प्रवास किन किन कारणों से होता है? अब उसके बाद देखते हैं हम लोग जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जनसंख्या का वितरण जो है, यानी कि जनसंख्या किस प्रकार से फैलाव होता है, जनसंख्या को किन किन कारकों के कारण जनसंख्या कहीं सघन हो जाती है, कहीं विरल हो जाती है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक, जिसमें है जल की उपलब्धता। जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अधिक होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होते हैं, क्योंकि कृषि कार्य, उद्योग धंधे या पीने के लिए जल जो है अति आवश्यक है और इसलिए जल की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। जहाँ जल की उपलब्धता बेहतर होती है वहाँ लोग जो है रहना पसंद करते हैं या उसका प्रभाव पड़ता है जनसंख्या वितरण पर। दूसरा है भू आकृति, यानी कि भूमि जो है वह समतल होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, उबड़ खाबड़ क्षेत्र में नहीं रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वैसे क्षेत्र जो होते हैं वह रहने के अनुकूल, आवास के अनुकूल नहीं होते हैं। वहाँ घर बनाना आसान नहीं होता है, कृषि कार्य करना आसान नहीं होता है, या उद्योग धंधों के लिए भी वह बेहतर क्षेत्र नहीं होते हैं। इसलिए वैसे क्षेत्र में जनसंख्या जो होती है वह विरल होती है। इसके बाद में है मृदा, मिट्टी। मिट्टी जो है वह उपजाऊ होनी चाहिए। जहाँ की मिट्टी जो है बंजर होगी उस क्षेत्र में भी लोग रहना जो है वह पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मिट्टी का बेहतर होना जरूरी है, मिट्टी उपजाऊ होना जरूरी है। इसके अलावा एक और है जलवायु। अच्छी जलवायु भी जो है वह लोगों को रहने के लिए जो है वह सहायता करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ का जलवायु अच्छा होता है लोग वहाँ ज़्यादा सघन आबादी के रूप में रहते हैं या रहने के ज़्यादा लोग जो है वह इच्छुक होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं भौगोलिक कारक जो जल की उपलब्धता, भू आकृति, मृदा और जलवायु जो है वह भौगोलिक कारक के रूप में है जो जनसंख्या को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब होता है कि जो है रोजगार कितने उपलब्ध होते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वह किस प्रकार से आय का स्रोत जो है प्राप्त करते हैं या आय के स्रोत उन्हें उपलब्ध होते हैं।
जैसे इसमें है औद्योगिकरण। जिस क्षेत्र में उद्योग धंधे होते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर रहने के लिए रोजगार उपलब्ध होता है, मजदूरी मिलती है, इसलिए उस क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं, यानी कि औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या सघन होती है। दूसरा है नगरीकरण, यानी कि नगरों का विस्तार होना। नगरों में अच्छी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, सरकार वहाँ सुरक्षा मुहैया कराती है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेहतर सुविधा होने के कारण भी लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। और तीसरा है खनिज की उपलब्धता, यानी कि जिस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं उस क्षेत्र में मजदूर या काम जो है अधिक मिलता है, और मजदूरों को जब रोजगार उपलब्ध होता है तो ऐसे क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं, और वह क्षेत्र धीरे धीरे करके जो है सघन बस्ती के रूप में जो है वह विस्तृत हो जाता है या सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से आर्थिक कारक भी प्रभावित करती है जनसंख्या वितरण को। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। यह जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का मतलब होता है जनसंख्या का वितरण विश्व में जो है किस प्रकार से जो है पुराने समय से अभी तक हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी कि इसके माध्यम से हम जो है किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का वर्णन करते हैं तथा उस क्षेत्र में भविष्य में क्या जनसंख्या की स्थिति होगी उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था है और तीनों अवस्था को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, यानी कि 1600 ईस्वी के पहले जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी, और जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी थी। यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या तो अधिक थी लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत ही कम थी। ज़्यादातर लोग जो है वह खेती का काम करते थे। 1600 ईस्वी के पहले जीवन प्रत्याशा कम होती थी, यानी कि लाइफ स्पान कम होता था, लोग अधिकतर अशिक्षित होते थे। यह प्रथम अवस्था की विशेषता थी जिसके अंतर्गत लोग जो है वह निम्न जीवन स्तर व्यतीत करते थे। दूसरा था द्वितीय अवस्था, जिसमें प्रारंभ में प्रजननशीलता जो है वह अधिक थी। समय के साथ प्रजननशीलता घटती गई क्योंकि तकनीक का विकास होना शुरू हो गया, विज्ञान की प्रगति हुई, संसाधनों को मानवीय संसाधन के रूप में परिवर्तित होने लगे। मानव अपने तकनीक की सहायता से संसाधनों को जो है वह अधिक से अधिक उपयोग करने लगे। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में भी सुधार हुआ और जनसंख्या में जो होने वाला जो शुद्ध योग था वह उच्च हो गया क्योंकि मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर तो अधिक थी। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं तृतीय अवस्था, जहां मृत्यु दर और जन्म दर दोनों घट जाती है। यानी कि जब शिक्षित हो गया हमारा समाज, आधुनिक या 20वीं सदी, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाती है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमी गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या धीरे धीरे करके कम हो जाती है क्योंकि गांव जो है वह धीरे धीरे नगर में परिवर्तित होने लगते हैं। तकनीकों का विकास हो गया, तकनीकी ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जननांकीय सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में इस क्षेत्र की जनसंख्या जो है किस प्रकार की होगी। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसकी 3 अवस्था है। प्रथम अवस्था जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों तीव्र थी, उच्च थी। द्वितीय अवस्था जहां जन्म दर तो उच्च थी लेकिन मृत्यु दर जो है वह निम्न हो गई। और तृतीय अवस्था जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है लेकिन जनसंख्या जो है वह तीव्र रहती है, जनसंख्या वृद्धि होती है और इस क्षेत्र में जनसंख्या जो है वह शिक्षित और नगरीय हो जाती है अंतिम अवस्था में आते आते। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या, यानी कि जनसंख्या जब वृद्धि होती है किसी क्षेत्र विशेष की तो क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो देखते हैं, पहला यहाँ पे है संसाधनों पर दबाव, यानी कि जो उपलब्ध संसाधन है उस पर दबाव बढ़ता है। जैसे देखते हैं हम लोग भारत जैसे देश में, भारत में संसाधन तो सीमित है लेकिन जनसंख्या उसके अपेक्षा बहुत अधिक है और जनसंख्या अधिक होने के कारण संसाधन उतने उपलब्ध नहीं होते हैं जिसके कारण गरीबी, भूखमरी, अशिक्षित होना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और गरीबों और अमीरों
नदियों के बीच की खाई बढ़ते जा रही है, क्योंकि संसाधन बहुत ही कम है और सभी लोगों को उचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। दूसरा है, जब जनसंख्या अधिक होती है तो उसके कारण प्रदूषण भी होते हैं, और प्रदूषण यानी कि जितना ज़्यादा हम जो है अधिक से अधिक उपयोग करेंगे वस्तुओं का, तो उसका जो है कुछ ना कुछ जो है वेस्टेज मटेरियल निकलता है। जैसे मोटर गाड़ी का प्रयोग करना या अन्य दूसरे जो है भौतिक विलासिता के लग्जरी जीवन जीने के लिए जितने सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, उससे जो है प्रदूषण की मात्रा बढ़ते जाती है। यह जो है जनसंख्या वृद्धि जो है विकास में भी बाधा होती है, क्योंकि जनसंख्या का अधिक होना जो है वह विकास को अवरुद्ध करता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं या फिर विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा भरण पोषण की समस्या। जब जनसंख्या अधिक होती है, परिवार में कमाने वाले लोगों की संख्या कम होती है, तो उस स्थिति में लोगों को भरण पोषण की समस्या होती है, भूखमरी जैसी समस्या होती है, रोजगार की अनुपलब्धता के कारण जो है ये समस्याएं उत्पन्न होती है और इससे गरीबी बढ़ जाती है, लोगों का जीवन स्तर जो है वह निम्न हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर वाला देश कौन सा है, सबसे कम वृद्धि वाला जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है, या सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसी पार्ट्स में देखे हैं, जिसका आप लोग आंसर बना लेंगे। धन्यवाद देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर। आशा है कि आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे इसको। धन्यवाद। इस तरह से हमारा यह जो है टॉपिक खत्म हुआ। आज जो है विश्व जनसंख्या घनत्व और इसका वितरण